हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 16। हमने पहला इंट्रोडक्शन का टॉपिक पढ़ा, उसमें हमने लास्ट जो किया था दैट वाज इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, ठीक है, कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमने फाइंड की थी। नेक्स्ट अब हमारा जो लेक्चर है दैट इज़ अबाउट यू कैन से कि पीक वैल्यू, कुछ छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। तो पहली वैल्यू इसमें जी, पहली टर्मिनोलॉजी है दैट इज़ पीक वैल्यू। पीक का मतलब होता है मैक्सिमम, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज़ कॉल्ड पीक वैल्यू। हम सबसे पहले इसका ड्रॉ करते हैं ग्राफ, ताकि कॉन्सेप्ट बनना रहे साथ साथ कि कैसे इसको सॉल्व करना है। सो सबसे पहले हम इसमें ड्रॉ करेंगे वेव। सो ये आ गई हमारे पास वेव। वेव नहीं, असल में वही ऑल्टरनेटिंग करंट ही है, उसकी वोल्टेज की ये ग्राफ है, और वोल्टेज के ग्राफ के अंदर ये पॉइंट हमारे पास V0 मैक्सिमम का यहाँ पर दो 1.5 वेव मैंने इन सेंस बनाई हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव V0, ये भी V0 ही है, लेकिन कौन सा जी, माइनस V0, ये ऊपर पॉजिटिव V0। तो पीक वैल्यू क्या होती है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। और मैक्सिमम वैल्यू आप जहाँ से मर्ज़ी पिक कर लें, ये पॉइंट पिक कर लें, ये पॉइंट पिक कर लें, ये मैक्सिमम वैल्यू के ही हैं दोनों पॉइंट्स। इवन यू कैन पिक फ्रॉम द नेगेटिव, क्योंकि वैल्यू सेम होगी, सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज के अल्टरनेटिंग करंट का जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है दैट इज़ कॉल्ड पीक वैल्यू, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय V0। नेक्स्ट इसमें दूसरा है जी पीक टू पीक वैल्यू, एक पीक से लेकर अगले पीक तक वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू, एक पीक से अगले पीक तक। मतलब इस बात का ये हुआ कि एक ये हमारे पास पीक वैल्यू है, नेक्स्ट पीक वैल्यू ये है, तो एक पीक वैल्यू से अगले पीक वैल्यू तक जो वैल्यू है दिस इज़ कॉल्ड पीक टू पीक वैल्यू, एक पीक वैल्यू से लेकर दूसरे पीक वैल्यू तक। अब ये वैल्यू कितनी है, दिस वैल्यू इज़ V0, ये वैल्यू भी कितनी है, V0। तो टोटल पीक टू पीक वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल पीक टू पीक वैल्यू हो जाएगी 2V0, 2V0। क्यों, एक V0 और दूसरी भी V0, वो माइनस उसका सिर्फ डायरेक्शन का, वैल्यू तो वही है ना, दोनों को जब ऐड करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 2V0, एक पीक से लेकर अगले पीक तक वैल्यू, ये वैल्यू V0 और ये वैल्यू भी V0, दिस इज कॉल्ड पीक टू पीक वैल्यू, एक पीक से लेकर अगले पीक तक। और इसके बाद यहाँ पर आ जाती है RMS वैल्यू, VRMS, और इसके लिए हम नाम लिखते हैं, इट इज़ कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। और इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा, इसमें आपको अक्सर ही मसला रहता है और ये ज़रा भी मुश्किल नहीं है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, पहला सवाल ये पूछा जाता है, हमारे पास v की वैल्यू है, हमारे पास v की वैल्यू गिवन, देन वाई वी फाइंड VRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसको हम क्यों फाइंड करते हैं, वो इसलिए कि जब आप एक वेव की बात करते हैं तो एक वेव का जो सम जब आप निकालेंगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा, 0 आएगा, क्योंकि इस वेव के अंदर ये पॉजिटिव वाला पोर्शन, ये नेगेटिव वाला पोर्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव को जब आप ऐड करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 0। और जब आंसर ही 0 हो जाएगा, नेट रिज़ल्ट वोल्टेज का 0 हो जाएगा, तो फिर ज़रूरत होती है हमें इस बात की कि हम इस वैल्यूज़ को इस तरह से डील करें कि कम से कम ऐड करते वक्त या उनकी कोई एवरेज वैल्यू पुट करते वक्त 0 तो ना पुट करें। अब यहाँ पर हम इस वोल्टेज का एवरेज भी तो नहीं ना निकाल सकते, ये मैक्सिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू माइनस में, दोनों को जब आपने ऐड करना है कर्व्स का तो कैंसिल आउट हो जाना इफेक्ट। तो उस इफेक्ट को कैंसिल आउट होने से बचाने के लिए हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालते हैं, और लिखते वक्त ये है जी रूट मीन स्क्वायर, सॉल्व करते वक्त उल्टा, सबसे पहले आपने लेना है स्क्वायर, फिर हमने लेना है मीन, और फिर हमने लेना है रूट, रूट मीन स्क्वायर रूट,
ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्वायर करें। स्क्वायर क्यों करना है? ताकि आप इस वैल्यू को नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करें, और जब हम इस वैल्यू को नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे लिए कुछ यूँ होगी कि हम जब इस कर्व को ड्रॉ करेंगे तो ये कर्व स्क्वायर होने के बाद अपना स्क्वायर हो जाएगा, अपनी वैल्यू उसका मल्टीपल हो जाएगा। तो स्क्वायर करने पर ये वैल्यू हमारे पास कुछ यूँ हो जाती है कि हम जब इसको ड्रॉ करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास कुछ यूँ आएगी। ये हमारे पास कुछ वैल्यू यूँ आने लग जाती है। अब उसके बाद फिर ये वैल्यू में इंक्रीज़ आएगा। अब जब आपने स्क्वायर लेना है तो ये स्क्वायर लेने के बाद ये वैल्यू आपके पास कुछ यूँ बनेगी। ये आपने इस वैल्यू का ले लिया स्क्वायर, और याद रखिएगा यहाँ पर ये जो नेगेटिव में वैल्यू है ये भी प्लस में पहुँच जाएगी, सारी की सारी वैल्यू प्लस में हो जाएगी। तो आपको जो ग्राफ की कर्व मिल रही होगी ना वो बड़े ध्यान से ड्रॉ करनी है। ग्राफ की कर्व में गलती नहीं करनी। यहाँ से ग्राफ का कर्व अपवर्ड यहाँ पर पहुँच के मिनिमम यहाँ पे 0 से गुजरेगा और फिर यहाँ पर मैक्सिमम पीक ले लेगा। क्यों? क्योंकि इस वैल्यू ने भी जब स्क्वायर में आना है तो इसने भी प्लस होके उतनी ही वैल्यू पर चले जाना है। फिर यहाँ पर आकर वैल्यू 0, फिर यहाँ से 0 के बाद फिर उसी तरह मैक्सिमम वैल्यू उसने पीक पकड़ लेनी है। तो स्क्वायर के अंदर नेगेटिव पीक और पॉजिटिव पीक दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी स्क्वायर करने के बाद। ये जो मैंने रेड में शो की, ये रेड लाइन क्या शो कर रहा है? इट इज़ शोइंग स्क्वायर वैल्यू। ये रेड लाइन है, ये क्या शो कर रही है? इट इज़ शोइंग स्क्वायर वैल्यू। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के अंदर हमने सबसे पहले क्या फाइंड किया? हमने सबसे पहले फाइंड किया है v का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा v नॉट स्क्वायर। क्या आपने मैक्सिमम वैल्यू का क्या फाइंड किया? स्क्वायर। अभी हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, अभी वेट करें, ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। नेक्स्ट अब हमने दूसरा काम क्या करना है? स्क्वायर हमने कर लिया। नेक्स्ट काम हमने करना है मीन फाइंड करना है, मीन वैल्यू फाइंड करनी है। मीन वैल्यू फाइंड करने के लिए मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। मैक्सिमम वैल्यू v नॉट, मिनिमम वैल्यू ऑब्वियसली यहाँ से पता लग रहा है 0। तो मीन वैल्यू किस तरह निकलेगी? मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2, तो ऑब्वियसली 1/2। तो ये अब आपने क्या फाइंड कर लिया? ये आपने इसका फाइंड कर लिया रूट, मीन। ये हमने इसका ब्लैक में क्या फाइंड कर लिया? मीन। और मीन वैल्यू इसके बिल्कुल दरमियान में होगी। अब देखें यहाँ पर इस ग्राफ को ना आप स्क्वायर में कर दें। इसके इस पॉइंट पर हम लिख देते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ये सारा का सारा कौन सा है? दिस इज़ v नॉट स्क्वायर। फिर हमने क्या किया? इसका मीन लिया। मीन कैसे लेते हैं? इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2। तो इनिशियल मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2 इसके बिल्कुल मिडवे में आ जाएंगे। और इसके अगर मिडवे में आए तो ये यहाँ पर लाइन बनेगी कुछ यूँ, मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू का दरमियान में आप आ जाएंगे। और इट इज़ कॉल्ड 1/2 v नॉट स्क्वायर। क्या आपने असल वैल्यू का क्या ले लिया? मीन ले लिया। आखिरी चीज़ ये है कि आपने इसका फाइंड करना है रूट। रूट का मतलब अंडर रूट। रूट क्यों लिया? क्योंकि आपने पहले स्क्वायर किया था, आपने इस वैल्यू को भी तो स्क्वायर कर दिया। उस स्क्वायर को आपने ख़त्म करना है। उस स्क्वायर को अगर हमने ख़त्म करना है तो हम उसके लिए लेंगे रूट, और रूट लेने के बाद हमारे पास फाइनल वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो अंडर रूट लेने के बाद कुछ यूँ। सो दिस इज़ कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। लास्ट चीज़ हमने ली रूट, तो आप इस पूरी वैल्यू का अंडर रूट ले लें, और पूरी वैल्यू का अंडर रूट लें तो 1/2 यहाँ लिखें और ऊपर इसका लिखें अंडर रूट। अंडर रूट को स्क्वायर से कैंसिल कर दें। VRMS विल बी इक्वल टू v नॉट ओवर स्क्वायर रूट 2। और डायग्राम कंप्लीट करें तो डायग्राम कंप्लीट करके हम लिख सकते हैं ये जो वैल्यू है ये स्क्वायर वैल्यू थी। तो ये कौन सी वैल्यू जो ये लाइन शो करी है? दैट इज़ शोइंग मीन वैल्यू ऑफ v नॉट स्क्वायर। और ये स्क्वायर वैल्यू थी तो ये v नॉट स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और नेक्स्ट ये जो डॉटेड लाइन है ये शो कर रही है हमें रूट मीन स्क्वायर
वैल्यू, और यही हमारा फाइनल रिजल्ट है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। और अगर मैं इस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इस वैल्यू के लिए लिखूं तो इसको मैं लिखूंगा v0/√2। तो फिर याद रखें, पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा जाता है, व्हाट इज़ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एंड व्हाट इज़ इट्स सिग्निफिकेंस। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ये है कि जब हम वोल्टेज को ऐड करते हैं ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को, तो चूंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, बिकॉज एक पोर्शन प्लस में है दूसरा पोर्शन नेगेटिव में है। जब वो उसको कैंसिल आउट करेगा सो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें कि वो कैंसिलेशन ना हो। तो सबसे पहले हमने क्या किया, स्क्वायर ले लेना है। स्क्वायर क्या करेगा, इस नेगेटिव वैल्यू को प्लस कर देगा। अब आप ऐड बेशक कर भी लें तो वो कैंसिलेशन तो नहीं होती, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम हमने कर दिया, वो ये कि जब हम उसको स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर करने पर हमने उस वैल्यू को पॉजिटिव किया, तो पॉजिटिव करने पर आप उसका वैल्यू को यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज आपने नेगेटिव वाली वैल्यू को बढ़ा दी है, पॉजिटिव वाली को भी बराबर कर दी है, दोनों एक ही पॉइंट पर आकर खड़े हो गए। सो फिर हमने इसका क्या फाइंड करना है, मीन वैल्यू फाइंड करनी है, को मिडवे दरमियान में। तो मिडवे कैसे फाइंड होगा, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2। तो पहले देखें, ये थी एक्चुअल कर्व, ये v0 की कर्व एक्चुअल v था। आपने इसको इंक्रीज़ किया, आपने इसका स्क्वायर लिया, तो स्क्वायर लेकर ये वैल्यू मैक्सिमम पीक पर पहुंच गई। अब यहाँ पर देखें तो कितने आ रही है, 0, क्योंकि इस पॉइंट पर तो वोल्टेज 0 है। फिर थोड़ी सी वैल्यू बढ़ी तो वैसे ही इंक्रीज़ आना शुरू हो गया, जैसे यहाँ मैक्सिमम हुई तो यहाँ पर भी पीक मैक्सिमम, फिर यहाँ से जब मिनिमम की तरफ तो पीक ऑटोमेटिकली डाउनवर्ड, फिर यहाँ से मैक्सिमम तो ये भी बढ़ना शुरू हो गई और इस पॉइंट पर मैक्सिमम। सो ये आपने कर लिया रेड में स्क्वायर। अब उसके बाद मीन, फाइनल, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। मैक्सिमम वैल्यू ये, मिनिमम वैल्यू 0, तो ये आपने निकाल लिया मीन वैल्यू। ठीक है, मीन स्क्वायर वैल्यू कह लें। ये कौन सी वैल्यू है जी, मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ v0। तो मीन स्क्वायर वैल्यू क्या 1/2 मीन का और v0 का ये स्क्वायर हुआ है, और उसके बाद आपने इसका ले लिया अंडर रूट, तो ये वैल्यू कम हो जाएगी। और जब ये कम हो जाएगी तो मीन स्क्वायर वैल्यू का ये रूट आपने ले लिया कि यहाँ पर 1/2 v0 स्क्वायर का आपने अंडर रूट लिया, तो v0/2। यही फार्मूला अगर हम चाहें तो करंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और अगर हम इस √2 को सॉल्व करें तो √2 पे हमारा आंसर आता है 1.41। तो इसको आप यूँ भी लिख सकते थे कि VRMS इज़ इक्वल टू v0/1.414। और अगर इसको डिवाइड करें तो ये हमारे पास आंसर आता है जी 0.707। सो VRMS इज़ इक्वल टू 0.707 v0। ठीक हो गया। तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर आपने यहाँ से रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट फाइंड करनी हो तो V इज़ इक्वल टू IR, तो IRMS इंटू R, ये आपने ओहम्स लॉ यूज़ किया, V इज़ इक्वल टू I इंटू R इज़ इक्वल टू 0.707 V0 I0 इंटू R, ओहम्स लॉ, V इज़ इक्वल टू IR। R को R से कैंसिल कर दें, सो IRMS इज़ इक्वल्स टू 0.707 I0। और इस फार्मूले से अगर आप लिखें तब भी लिख सकते हैं, तब भी फार्मूला यही होगा दैट IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट इज इक्वल टू I0 ओवर स्क्वायर रूट 2। अगर आपको I0 तो गिवन हो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट गिवन हो, तो आप स्क्वायर रूट 2 से उसे डिवाइड करें, आपके पास करंट की मीन वैल्यू आ जाएगी, इसी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह वोल्टेज फाइंड करना हो तो उसको स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड कर दें, उसके लिए आपके पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी। ग्राफ पे थोड़ा सा गौर करेंगे आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले आपने स्क्वायर करना है, फिर मीन करना है, और फिर आपने उसका अंडर रूट लेना है, ऑपोजिट चलना है, जिस तरह लिखा हुआ है उसके ऑपोजिट। नेक्स्ट चीज़ इसमें लिखी है जी फेज़, कि आपने फाइंड करना है फेज़। फेज़ असल में क्या चीज़ है, फेज़ इज़ द एंगल थीटा। फेज़ एंगल थीटा होता है जो स्पेसिफाई करता है किसी भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को। मतलब आप किसी भी पॉइंट पर वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं तो आप वो किसके थ्रू फाइंड करेंगे, बाय मीन्स ऑफ एंगल थीटा। तो फेज़ क्या चीज़ है, फेज़ किसी भी
पॉइंट के ऊपर एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को शो करता है, सो दैट इज़ कॉल्ड फेज़। और फेज़ के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? वही फॉर्मूला जो हम इंट्रोडक्शन में पढ़ते रहे, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ एंगल थीटा। और थीटा को हम क्या पुट करते थे? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, और ओमेगा को हमने नेक्स्ट पुट किया, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf एंड सो ऑन। यूँ हमने वो तमाम तर वैल्यूज़ पुट की। तो उनको अभी फिर से एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर इंस्टेंटेनियस फेज़ के केस में। फ़ेज़ आपने 7th चैप्टर फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था। तो फेज़ क्या चीज़ है? फेज़ इज़ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो एंगल थीटा की मदद से वोल्टेज की एग्जैक्ट लोकेशन प्रोवाइड करता है। कि अगर आपके पास यूं ग्राफ हो तो आप इस ग्राफ के अंदर जिस पॉइंट पर भी चाहें अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने इस ग्राफ के ऊपर जिस भी पॉइंट पर चाहें अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला इसके लिए क्या यूज़ होगा? फॉर्मूला इसके लिए यूज़ होगा V इज़ इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ एंगल थीटा, V इज़ इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो आप यहाँ पर कोई भी एंगल थीटा पूरे ग्राफ में से कहीं से भी पुट कर दें। दिस इज़ 0, दिस पॉइंट इज 90, ये पॉइंट आपके पास 180 डिग्रीज है, ये पॉइंट 270 डिग्रीज, इस पॉइंट पर 360 डिग्री। आप कोई भी वैल्यू पुट कर दें एंगल थीटा की, ये 98 180 नहीं, दरमियान में इन ऑर्डर टू फाइंड अ वैल्यू ओवर हेयर। तो यहाँ पर भी वैल्यू फाइंड करना ऐसा प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए। हमने इस पॉइंट का सिर्फ एंगल पिक करना है। सपोज दिस एंगल इज़ 135, 140, ऑब्वियसली 90 और 180 के दरमियान में होगा, तो हंड्रेड्स में ही होगा कुछ, 90 से 180 के दरमियान में 150 कह लें। तो आप यहाँ पर थीटा 150 पुट कर दें, मैक्सिमम वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो आपके पास उस पॉइंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ जाएगी। तो फेज़ क्या करता है? फेज़ किसी पॉइंट पर हमें एग्जैक्ट वैल्यू के बारे में बताता है। सो नेक्स्ट मूव करें तो नेक्स्ट हमारे पास इसमें फेज़ लीड एंड फेज़ लैग का कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट फिर से ध्यान से समझिएगा, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और आगे बार बार यूज़ होने वाला। अब यहाँ पर फेज़ का मतलब आप जहन में रखें कि एंगल थीटा है, 0, 90, 180, 270, 360। फेज़ के आगे मैं दो टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ, फेज़ लीड और दूसरा है फेज़ लैग। लीड का मतलब होता है आगे निकलना और लैग का मतलब होता है पीछे रहना, टू फॉलो। ठीक हो गया ना? लैग का मतलब होता है जी पीछे रह जाना, कि आप उसको चेस कर रहे हैं। तो इसी चीज़ को हम आगे यूज़ करेंगे कि फेज़ लीड एंड फेज़ लैग के तौर पर। लीड का मतलब आगे रहना और लैग का मतलब पीछे पीछे चलना। सो अगर मैं आपके सामने ग्राफ ड्रॉ करूं तो ग्राफ से आपको क्लियर हो जाएगा एंगल थीटा को देखकर कि कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है। ये आ गई हमारे पास मेन लाइन। इसके ऊपर मैं पहले ड्रॉ कर देता हूँ करंट। तो अगर मैं करंट को ड्रॉ करूँ तो सपोज करें करंट इस वक्त कुछ यूँ है। ये जो ब्लू में मैंने ड्रॉ किया ये करंट है ब्लू में, और करंट को यहाँ पर कंप्लीट नहीं किया मैंने उसको, ये कंप्लीट हो गई कर। अब हम ड्रॉ करते हैं वोल्टेज। वोल्टेज को ड्रॉ करने के लिए मैंने उसी तरह यूँ ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ये जो ब्लैक लाइन है ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वोल्टेज के लिए। अब यहाँ पर एक चीज़ जहन में रखिएगा, इस वक्त दोनों ग्राफ्स पर जो वैल्यूज़ हैं वो सेम नहीं, ठीक है। अगर हम अपना कॉन्सेप्ट यूज़ करें तो कॉन्सेप्ट यूज़ करके करंट और वोल्टेज के लिए अलग अलग एंगल्स हैं। ये ब्लू में करंट है और ये ब्लैक में जो मैंने लिखा दैट इज़ द वोल्टेज। तो वोल्टेज ब्लैक में, वोल्टेज को हम ब्लैक में लिख लेते हैं और करंट के लिए मैं ब्लू में ऊपर आए लिख देता हूँ कि ये करंट की लाइन है। अब यहाँ पर कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, आपका कॉन्सेप्ट मैटर करेगा। वो आपका क्लियर है तो इसमें बताना मुश्किल ही नहीं। मैं यहाँ से क्लियर कट कह सकता हूँ करंट लीड कर रहा है
और वोल्टेज लैग कर रहा है। कॉन्सेप्ट क्या है, लीड और लैग कैसे करते हैं, आपने देखना है एंगल को। करंट का इस पॉइंट पर एंगल देखें कितना है, करंट का इस पॉइंट पर एंगल है 90 डिग्री। कैसे पता चला, मैक्सिमम पीक की बात हो रही है, ये पोर्शन आपको यहाँ से यूँ शो किया गया है, तो इसका मतलब करंट की इस वक्त वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। ब्लू लाइन करंट की है। वोल्टेज की अगर आप देखें तो इस पॉइंट से अपवर्ड जा रहा है, जब इस पॉइंट से यूँ अपवर्ड जाता है तो यहाँ पर एंगल 0 होता है। वोल्टेज का एंगल कितना है, 0। इसका मतलब वोल्टेज क्या कर रहा है, लैग। करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट लीड एंड लैग का। कि कौन लीड कर रहा है कौन लैग, आपने सिर्फ एंगल को देखना है। ज़रूरी नहीं है किस पॉइंट पर देखें, कहीं पर भी पूरी की पूरी कर्व में कहीं पर भी देख लें कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है। मैं कहता हूँ कि आप मुझे इस पॉइंट पर फाइंड करके बताएं कि यहाँ पर ये जहाँ पर रेड लाइन आ गई, यहाँ पर कौन लीड कर रहा है। देखें ब्लू लाइन को, यहाँ से ये अपवर्ड जा रही है, यहाँ से जब ये अपवर्ड जा रही है तो इसका मतलब ये 0 से 90 की तरफ जा रही है। जब यहाँ से यूँ अपवर्ड जाती है तो ये 0 से 90 पे जाती है। इसका मतलब यहाँ पर करंट का एंगल है 0 इस रेड स्पॉट के ऊपर। और अगर इसके सामने अगर आप ब्लैक लाइन वोल्टेज की देखें तो वोल्टेज की लाइन ऊपर से नीचे आके नीचे से फिर ऊपर जा रही है, ऊपर से नीचे आए फिर नीचे से ऊपर जाए, तो ये पॉइंट कौन सा है, 270 पे। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज 270 से लीड कर रहा है, नो वे, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर वोल्टेज 270 से लीड नहीं कर रहा, बल्कि असल में क्या हो रहा है, करंट लीड कर रहा है 90 से। करंट लीड कर रहा है 90 से। कैसे, अभी जो अगर आप करंट का देखें तो एक साइकिल पूरा हो चुका है, वोल्टेज का भी एक साइकिल यहाँ जाकर पूरा होना है। जब करंट का एक साइकिल पूरा हो चुका है तो इस बात का मतलब ये करंट लीड कर रहा है जबकि वोल्टेज लैग कर रहा है। फिर देख लें कि इस पॉइंट के ऊपर अगर आप देखें तो करंट का एक साइकिल कंप्लीट होता है। जब यहाँ से ये वैल्यू आती है तो ये असल में वैल्यू कितनी है, 360 डिग्री भी है। जो 0 की वैल्यू वही 360 की, तो आप इसको 360 भी कह सकते हैं। 360 और 270 का डिफरेंस निकाल लें तो कितना आता है, 90। तो जो फेज़ लीड और लैग का कॉन्सेप्ट है, मैक्सिमम लीड आप कह सकते हैं 180 डिग्री, मैक्सिमम जो लीड होता है। अगर 270 की लीड मिल रही है तो आप 270 की लीड को नहीं कहेंगे, आप दूसरे को फिर नॉमिनेट कर देंगे कि वो 90 से लीड कर रहा है। ठीक हो गया ना। इस पर थोड़ा सा बैठ के इसको जब ड्रॉ करेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये कोई और, अब यहाँ पर एक कोई मुझे ये कहे, ये सपोज यू आर एट दिस पॉइंट ए, ये पॉइंट ए, यहाँ पर दोनों की वैल्यू सेम है, फिर नो, यहाँ पर दोनों की वैल्यू नहीं है सेम, यहाँ पर भी 90 का फेज़ डिफरेंस है। कैसे है, तो जैसे का पॉइंट ये है वैसे का सेम पॉइंट ये है, क्योंकि चूँकि इस पर मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया है तो थोड़ा इस पॉइंट से आप इसको देख लें। हो क्या रहा है, यहाँ से ये ब्लैक लाइन नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रही है। जब ये ब्लैक लाइन यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो ब्लैक लाइन इज़ हेडिंग टूवर्ड्स 90, वो 90 को क्रॉस करके यहाँ पर आ रहा है। तो मिडवे वो कहीं पर इकट्ठे हो रहे हैं, तो मिडवे इकट्ठे हो रहे हैं तो 45 यहाँ से 45 वहाँ से, 90 का डिफरेंस फिर मिल जाना। क्यों, क्योंकि ये अभी 0 से 90 पे इसने पहुँचना है तब मिला, मतलब इसकी वैल्यू मिडवे कितनी होनी चाहिए, इट्स वैल्यू शुड बी इक्वल टू 45। वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, वो मिडवे चल रहा होगा तो उसकी वैल्यू 90 से 180 के दरमियान में 135 चल रही होनी है। इन दोनों के दरमियान में अगर आप वैल्यू निकालें डिफरेंस, तो दोनों का वैल्यू का डिफरेंस अभी भी कितना बनता है, 90 डिग्री का। तो फेज़ लीड फेज़ लैग का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये बात ध्यान में रखिएगा, 90 के फेज़ लीड और लैग की बात हम करते हैं। हाँ, ये तो बात हो गई जब आप लीड और लैग की बात कर रहे हैं। व्हाट इफ़ बोथ आर ट्रैवलिंग विद इन सिमिलर एंगल, कि दोनों अगर एक ही एंगल में ट्रैवल कर रहे हो, अगर दोनों एक ही एंगल के साथ ट्रैवल कर रहे हों, तब सिचुएशन क्या होगी, तब हम इसको नाम देते हैं इट इज़ कॉल्ड इन फेज़। कि ये वोल्टेज ब्लू में करंट था, अभी भी करंट ही है, उसको हम चेंज नहीं करते। ठीक हो गया, ये हमारे पास वोल्टेज और हमारे पास जो ये करंट, और ये हमारे पास आ गया वोल्टेज चल रहा है कुछ यूँ। अगर ये दोनों एक ही एंगल पे चलते रहें, एक दूसरे के एडजस्टेंट, वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है दोनों की, वैल्यू में हमें इशू नहीं है, हमें सिर्फ एंगल के इशू है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो दोनों के अंदर जो एंगल है यहाँ पर, इसका भी 90 है, इसका भी 90 है।
यहाँ पर भी 90, ये भी 90। जब एंगल इक्वल हो जाए तब इसके लिए ना लीड ना लैग नई टर्म यूज़ हो जाती है, दिस इज़ कॉल्ड इन फेज। आप यूँ कहेंगे कि ब्लू वाला अगर करंट है और ब्लैक में आपने ड्रॉ कर रखा है वोल्टेज, तो आप इसको यूँ कहेंगे बोथ करंट एंड द वोल्टेज आर इन फेज, बोथ करंट एंड वोल्टेज are in phase, both current and the voltage are in phase। जब एंगल दोनों का इक्वल हो तब इसको हम नाम देते हैं इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ इन फेज। नेक्स्ट इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ रूल्स जो हमने बना रखे हैं, क्योंकि ये ग्राफ हर जगह बनाना इतना आसान नहीं है। हम इसके लिए यूज़ करते हैं वेक्टर्स फॉर्म, वेक्टर्स से इनकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अगर हम इनकी वेक्टर्स की मदद से रिप्रेजेंटेशन करें तो वेक्टर्स के अंदर सबसे पहले एंगल्स, तो जब आप वेक्टर को राइट साइड पर एरो बनाएंगे तो ये 0 डिग्री है। जब आप वेक्टर का एंगल अपवर्ड बनाएंगे इट इज़ 90 डिग्री। जब आप लेफ़्ट साइड पर बनाएंगे तो इट इज़ 180 डिग्री। जब डाउनवर्ड बनाएंगे तो इट इज़ 270 डिग्री। जब रोटेशन कंप्लीट है तो 360 डिग्री। ये कोई नई बात नहीं है आपके लिए, ये वही पुरानी बात है। ये वो सर्कल, ये सर्कल, इस सर्कल के अंदर आपने एंगल्स यूँ ही पढ़ रखे हैं कि जब आप इस सर्कल को यूँ क्रॉस कट करें तो, सॉरी फॉर दिस, सर्कल के अंदर जो आपने एंगल्स पढ़े वो एंगल्स आप हमने कुछ यूँ ही पढ़ रखे हैं कि यहाँ पर 0, यहाँ पर 90, यहाँ पर 180 और इस पॉइंट पर 270 और यहाँ पर रेवोल्यूशन पूरे होने पे 360। तो उसी हिसाब से हमने एरोज़ बनाए। राइट साइड पर होगा तो 0, अपवर्ड होगा 90, लेफ़्ट साइड पर होगा 180, डाउनवर्ड होगा तो 270। एंड इफ़ द रेवोल्यूशन इज़ कंप्लीट देन यू विल अगेन ऑन द राइट साइड 360 डिग्रीज। तो एक तो हो गया एरोस के, एरोस का एंगल के अकॉर्डिंग हम ड्रॉ करते हैं। दूसरा, एरो की लेंथ बड़ी मैटर करती है। एरो की लेंथ इस तरह से मैटर करती है कि जितनी उस वैल्यू की अमाउंट है उतना ही बड़ा आप एरो बनाएंगे। मतलब इस बात का ये है कि अगर मैं वोल्टेज ब्लैक वाली लाइन की बात करूं तो वो वैल्यू यहाँ से मेन लाइन से इतनी ऊपर है, तो जितनी ये लेंथ है इतना ही आप ये एरो बनाएंगे। एंगल्स को प्रेजेंट करने के लिए आपने एरोस का सहारा लेना है, वेक्टर्स फॉर्म का सहारा लेना है। और वेक्टर की लेंथ कितनी बनानी है? जितना उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है। तो अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो मैं यहाँ पर ये ड्रॉ करूँगा कि ये उसकी लेंथ और इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, जितनी ये हाइट है, जितनी ये हाइट उतनी ही हाइट इसकी होनी चाहिए। तो ये पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। ये मैंने वैल्यू किसके लिए लिख लेनी है? ये वाली वैल्यू है जी वोल्टेज की। अब करंट पे आ जाएं। करंट की वैल्यू कम है, करंट का ये एरो बनेगा और इस एरो को जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये इतना सा एरो कट करेगा और इस एरो को अगर हम ड्रॉ करें तो ये एरो बन गई यूँ। अब दोनों की डायरेक्शन सेम होने का मतलब क्या है? इस पॉइंट पर दोनों इन फेज हैं, दोनों का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो हम जब इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो हम रिप्रेजेंट करते वक्त दोनों को हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही बनाते हैं। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बनाए तो ये वोल्टेज थोड़ी बड़ी वैल्यू के साथ और ये करंट थोड़ी छोटी वैल्यू के साथ, इन दोनों का एक ही डायरेक्शन में होना इस बात की निशानी है बोथ आर इन फेज। और अगर इनकी लेंथ इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ग्राफ में भी वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा है, करंट की वैल्यू कम है। अगर मैं इस केस के लिए देखूं तो यहाँ पर करंट और वोल्टेज दोनों की पीक एक जैसे पॉइंट्स पर है। जो पीक यहाँ पर वही पीक यहाँ पर, करंट और वोल्टेज दोनों की हाइट सेम है, तो वेक्टर्स की लेंथ तो इक्वल बनेगी। लीड कौन कर रहा था? लीड करंट कर रहा था। और लैग कौन कर रहा था? वोल्टेज कर रहा था। कितने के एंगल से कर रहा था? 90 के एंगल से कर रहा था। तो हम इसको यूँ ड्रॉ करेंगे कि करंट और वोल्टेज के एरोस इक्वल लेंथ के होंगे बट विद एन फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री, कि दोनों के दरमियान में जो फेज डिफरेंस होगा वो कितने का बनाएंगे? 90 डिग्री। तो अगर लीड करंट कर रहा है तो मैं यहाँ पर करंट ड्रॉ करूँगा अकॉर्डिंग टू स्केल, जितनी करंट की ये हाइट यहाँ से और जितनी वोल्टेज की हाइट उस हिसाब से हम यहाँ पर वोल्टेज को ड्रॉ कर देंगे। दोनों की लेंथ सेम बनाई। लेंथ सेम होने का मतलब दोनों की वैल्यू सेम है। दोनों के दरमियान में मैंने एंगल का फ़र्क कितना बनाया? 90 डिग्री का बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि करंट
लीड कर रहा है कितने एंगल से, 90 डिग्री के एंगल से, तो आप उसने आपने इसको यूं से प्लेस कर देना है। और अगर आपके पास लीड हो 180 डिग्रीज़ की, तब कैसे होगा? ऑब्वियसली अगर यहाँ पर करंट आना था, करंट लीड कर रहा है आए, अगर 180 का फेज़ का लीड हो तो यहाँ पर 180 ये करंट कर दें इफ़ द फेज डिफरेंस इज़ 180 डिग्रीज, और इस साइड पर आप बना दें वोल्टेज को, तो इन दोनों के दरमियान में ये जो एंगल है दैट एंगल इज़ 180 डिग्रीज। तो यूँ आपने फेज़ लीड और फेज़ लैग को बनाना होता है, और एरोस की लेंथ उस वैल्यू के मैग्नीट्यूड को स्पेसिफाई करती है, उस वेक्टर की डायरेक्शन उस वैल्यू का फेज़ बताती है, और इन वेक्टर्स की जो रोटेशन होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी? इन वेक्टर्स की रोटेशन अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी होगी कि जितनी तेज़ी से ये करंट मूव करेगा, ये जो वोल्टेज का ग्राफ है वो मूव करेगा या करंट का ग्राफ मूव करेगा, उतनी तेज़ी के साथ वेक्टर्स भी अपने आप को रोटेट करते रहेंगे। मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि जितनी इनकी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही वेक्टर की एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी कि उसी फ्रीक्वेंसी के साथ मूव करता रहेगा। ये तीनों पोस्टुलेट भी वहाँ पर लिखे हैं। तो बच्चों इन टॉपिक्स को बैठ के पढ़ें, याद करें, अपने कॉन्सेप्ट्स को बेहतर करें। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एसी थ्रू रजिस्टर, एसी थ्रू कैपेसिटर, तो ये फेज़ लीड लैग सारा कुछ वहाँ पर डिस्कस होगा। और रजिस्टर के केस में इन फेज़ होगा, कैपेसिटर के केस में लीड लैग का कॉन्सेप्ट होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।